बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, आज DGISPR ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर बड़ी तफसील से रोशनी डाली। साल 2025 में पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, आर्मी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने किस तरह मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनकी उन्होंने तादाद के ऊपर भी रोशनी डाली और वो कितने कामयाब रहे और उससे पाकिस्तान ने क्या अचीव किया। कुछ पॉलिसी की बात भी उन्होंने की। रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तमाम सियासी पार्टीज़ और क़यादत जो पाकिस्तान में मौजूद है उनका कंसेंसस हुआ। फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान को डिफ़ाइन किया और अपनी आवाम को समझाया कि ये ख़तरा कितना ग्रेव था पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, और जो कन्फ्यूजन था उसके दूर होने का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइंदा दिनों में होने वाले एक ऑपरेशन की तरफ भी इशारा किया। कुछ बात उन्होंने की कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस बारे में क्या कह रही है, और इसके अलावा मज़ीद भी कुछ बातें की। प्रोग्राम के सेकंड हाफ़ के अंदर हम शामिल करेंगे कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन, जिसके अंदर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया, उनके सदर और उनकी अहलिया को अबडक्ट करके ले गए और एक US कोर्ट में ट्रायल किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका की थ्रेट को कैसे देखा जा रहा है, चाइना का क्या इसके ऊपर टेक है, रशिया का क्या कह रहा है, इस सब चीज़ों के ऊपर अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ इस्लामाबाद, अब्दुल्ला खान साहब ने। उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। आपने मेरा इंट्रो सुना। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हालिया ऑपरेशन, ये जो ख़ास तौर पे बात हुई 2025 में, किस तरह पाक आर्मी ने, पुलिस ने बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी पाकिस्तान में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए। आपको पता है इस्लामाबाद भी दहशतगर्दी का निशाना बना। ये सारे ऑपरेशंस हुए और इन ऑपरेशंस के अंदर बड़े कामयाब ऑपरेशन थे सारे, तकरीबन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। उन्होंने जिक्र किया 75,175 टोटल ऑपरेशन हुए। फिर उन्होंने बताया KPK में कितने हुए, किस तरह क्या सूरत हाल रही। कैसे देखते हैं आप इन ऑपरेशंस को, और जो DGISPR ने बताया कि कितने सक्सेसफुल थे, उससे कितना एग्री करते हैं आप? देखिए जी, DGISPR ने आज जो अदाद शुमार जारी किए वो सूरत हाल को वाज़े करते हैं, जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ने भी वाज़े किए हैं। और वो ये है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, उसका नासूर काफ़ी बढ़ रहा है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पे और उसकी ट्राइबल बेल्ट वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान भी। ये हमारे दोनों सूबे काफ़ी हद तक मुतासर हैं। और वो जो सूरत हाल उन्होंने वाज़े की है, उसमें एक चीज़ बड़ी उभर कर सामने आई है। वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का इस दफ़ा इस साल जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहे हैं। उसमें अगर हम देखते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 2500 के करीब, 2597 एग्जैक्ट फिगर अगर आप कोट करते हैं, तो दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया है। ये फिगर जो 2597 का फिगर है, हमारा जो कि थिंक टैंक हम भी डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये आप कह लें कि 2014 के बाद किसी भी एक साल में मरने वाली दहशतगर्दों की सबसे ज़्यादा तादाद है। यानी आप कह लें कि गुज़श्ता एक अशरे में इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को नहीं मारा गया। तो इस हवाले से भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसमें दूसरी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ रही हैं, क्योंकि ज़रा इतनी बड़ी एक लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। हमारे अपने अदाद शुमार तो कहते हैं 667 हमारे जो है ना जवान, पुलिस के, फ़ौज के, FC के, रेंजर्स के, मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके शहीद हुए हैं, प्लस 580 के करीब जो है ना वो सिविलियन जो है ना शहीद हुए हैं। ये 1200 कुछ का फिगर बनता है, जो DGISPR ने भी ये फिगर बताया। तो ये कीमत है जो हमने अदा की उस अमन के लिए जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान हम इस वक्त देख रहे हैं। आप कह लें कि आप एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि हमारे इन ऑपरेशंस की वजह से एक कंटेनमेंट की कैफियत नज़र आई है कि जो मिलिटेंसी है वो उन्हीं हॉट स्पॉट्स तक ही महदूद रही है, मासवाए कि एक हमने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला देखा, और उसके अलावा हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं, चाहे कराची है, लाहौर है, मेन पाकिस्तान के बाकी सारे हिस्से जो है वो काफ़ी हद तक इससे महफूज रहे हैं। एक और जो उन्होंने चीज़ हाईलाइट की वो है कि खैबर पख्तूनख्वा का गैर मामूली तौर पे
मुतासर होना दहशतगर्दी से, और ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है कि क्योंकि इसके काफ़ी सारे इसके फैक्टर्स हैं। हमेशा जो है ना खैबर पख्तूनख्वा उसकी जो ट्राइबल बेल्ट है वो दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर रही है, और वो ट्रेंड जो है ना जो यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि पीछे से जो स्ट्रिंग्स पुल होती हैं वो एक ही जगह से होती हैं, तो बलूचिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट होता है। और उसकी तरफ भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह इशारा किया, बल्कि वाज़ेह तौर पर नाम लिया, इशारा नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया कि दोनों जो भी हमें थ्रेट्स का सामना है, चाहे वो KP में है, बलूचिस्तान में, उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। तो उसकी तरफ भी बड़े वोकली DGI SPR ने बात की। मेरा ख्याल है उन्होंने किसी लगी लिपटी के बगैर कहा कि असल स्ट्रिंग्स कहाँ से पुल हो रही हैं। और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि हम इसमें क्लियर हैं कि हमें किसी लोकल इंडिजिनस इंसर्जेंसी का सामना नहीं है, बल्कि एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कितना अहम था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर भी। ये बताएं कि पाकिस्तान की एक क्लियर कट पॉलिसी सामने आई बड़े अरसे के बाद विज़ावी अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की ये पॉलिसी जो थी उसमें बड़ा क्लियरली राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये बता दिया गया कि दहशतगर्दी और बाकी चीज़ें, तिजारत, ये साथ साथ नहीं चल सकती, और कैटेगोरिकली कहा गया। और पाकिस्तान ने बड़ी एक क्लियर और डिफाइंड लाइन जो थी वो ड्रॉ भी की और एक तरफ खड़ा भी हो गया। इस स्टांस ने कितना हेल्प किया इस ऑपरेशन को दिस टाइम अराउंड, क्योंकि पहले चीज़ें काफ़ी ओवरलैपिंग थी। तो अब आप कैसे देखते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है कि एक क्लियर पॉलिसी विज़ावी अफ़गानिस्तान हैज़ हेल्प्ड अस कम टू दिस पॉइंट जहाँ पे हमारी सक्सेसेस जो हैं वो कंपेयर टू द पास्ट बेहतर रही हैं? देखिए, ये पॉलिसी तो हमने 2023 से अडॉप्ट की हुई है, जब हमने अनरजिस्टर्ड अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भेजने का वापस शुरू किया, और रफ्ता रफ्ता हमने जो है ना वो 1 मिलियन से 1.4 मिलियन तकरीबन आप कह लें कि 15 लाख के करीब अफ़गानों को वापस भेज चुके हुए हैं। ओवरऑल अगर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं तो वो कोई मेरा ख्याल है कि उसका कोई इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ सिक्योरिटी सिचुएशन, क्योंकि खुद DGI SPR ने जो खुद अपने आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें भी अपवर्ड ट्रेंड ही नज़र आया है। को 2-3 साल से जो हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा उसका तो आप कह लें कि कोई सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, जो हमने अभी जो स्टांस 2025 में हमारी पोजीशन काफ़ी हार्डन हुई है, और आप देख लें कि गुज़श्ता 3 माह से अफ़गान बॉर्डर सारे के सारे बंद हैं, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है उसका ये नतीजा निकला है कि अफ़गान तालिबान को ये बात रियलाइज़ होना शुरू हो गई है कि भी ये मामला ऐसे नहीं चल सकता, और बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही हैं। पहले आपने देखा कि कतर इन्वॉल्व हुआ, फिर तुर्की और कतर दोनों इन्वॉल्व हुए, मुज़ाकरात के 2-3 दौर चले, कुछ साइलेंट टॉक्स सऊदी अरेबिया के अंदर भी अभी जो है ना सऊदी अरब जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो कुछ पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि अफ़गान तालिबान ने कुछ 100 के करीब जो है वो मिलिटेंट्स को वो किया, अरेस्ट भी किया, और हमें बताया भी है। हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, आप और करें। पाकिस्तान एक विजिबल और वाज़े तौर पे जो वेरीफाइबल एक्शन जो चाहता है। मेरा ख्याल है कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि इसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया उनको कह रही है, और पाकिस्तान का जो नैरेटिव काउंटर टेररिज्म का हुआ है, इस नैरेटिव का भी उन्होंने जिक्र किया, और ये नैरेटिव अब दुनिया ने पूरी तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप UN सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी अगर आप देखते हैं जो उनकी मॉनिटरिंग टीम की 4-6 माह बाद जो उनकी असेसमेंट आती है, उसमें भी जो पाकिस्तान कहता है उसको पूरी तरह से वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, बल्कि आप कह लें कि वो पाकिस्तान के आर्गूमेंट को ऑगमेंट कर रही होती है। तो पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनली ऐसा कोई स्टांस नहीं अपनाया जो कि आप कह लें कि बिल्कुल ऑड लगे। हाँ, क्रिटिसिज्म है इस पॉलिसी के ऊपर, इसकी डिविडेंड्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म इसकी वायबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पाकिस्तान जहाँ तक नैरेटिव की बात है तो पाकिस्तान ने अपना सक्सेसफुली नैरेटिव जो है ना वो प्रमोट किया है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उठाया है, जो अक्सर मैं भी अफ़गान गवर्नमेंट से उठाता हूँ कि यार दोहा में आपने एक मुआहिदा किया था कि अफ़गान सरज़मीन जो है ना वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर आपने हमारे साथ बायलैटरल मुज़ाकरात में बार बार कहा कि अफ़गान सरज़मीन जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। हमने देखा कि आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ अलकायदा को रोका, आपने ETIM को चीन के ख़िलाफ़ रोका, IMU को उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ रोका, अंसारुल्लाह को आपने ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ रोका।
सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क पाकिस्तान है जिसके बड़े एहसानात हैं आप पर, और आपने उसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ना वो टीटीपी को नहीं रोका और कहा जी हम नहीं रोक सकते और ये आपका इंटरनल मसला है। किसी दूसरे मुल्क को नहीं कहा आपने कि ये इंटरनल मसला है, उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। आपने ताजिकिस्तान को नहीं कहा जी अंसारुल्लाह आपका मसला है, आप जाने चीन को नहीं कहा ये ETIM आपका मसला है, हमें कहते हैं जी आपका इंटरनल मसला है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो उसका जवाब दिया DGISPR ने कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी उसी के ऊपर हमला किया है, अफगानी तालिबान पे कोई हमला नहीं किया, क्योंकि एज पर देयर अकाउंट्स वो पाकिस्तानी नेशनल थे तो उन पे ही हमला किया। ये जवाब दिया उन्होंने आज। हाँ, वो उन्होंने क्लैरिफाई किया एक पोजीशन कि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि भाई जैसे इंडिया ने पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं तो ऐसे ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अटैक्स किए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं है। उनके बकौल ये इस तरह से है कि अफ़गानिस्तान पे जो हमने अटैक्स किए अपने ही शहरियों पे, जो गुमराह शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ हमने एक तादीबी कार्रवाई की है, तो हमें हक़ है कि अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ एक तादीबी कार्रवाई करें। ये अलग बात है कि इंटरनेशनली इसकी क्या कनोटेशन है, हमें ऑफिशियली हमने कोई भी अटैक जो है ना वो एडमिट नहीं किया, किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को हमने हमेशा प्रोटेक्ट किया है, उसका एहतराम किया है। हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है ना वो कार्रवाइयों को दुरुस्त नहीं समझते। इस चीज़ पे भी पास के अंदर जोर देते रहे कि कोई सिविलियन टारगेट्स या कोलैटरल सिविलियन बिल्कुल मौजूद नहीं था पाकिस्तानी स्ट्राइक्स के अंदर। टिपिकली जितनी भी स्ट्राइक्स की वो सारी की सारी जो थी वो मिलिट्री अहदाफ जो थे वो उनके ऊपर थी। ये भी उन्होंने उसके ऊपर भी प्रीवियसली जोर दे चुके हैं। बिल्कुल, ये उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे अहदाफ जो है ना वो मिलिटेंट अहदाफ थे और हमने सिविलियंस को, और या ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है, हमें अफगान अवाम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अफगान अवाम बल्कि हेल्प के लिए भी ऑफर की पिछले दिनों। बिल्कुल, वो तो खुद ही वो कह रहे हैं कि भी UN वाले ना आए और कोई भी ना आए, तो इस तरह से क्या कहा जा सकता है। कुछ जिक्र उन्होंने किया पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस का, और वो उसके फ्लरिश होने का इन KPK, ये कितना अहम है इस तरफ इशारा जिस तरफ उन्होंने किया। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर ये चीज़ चलती रहे और ये नेक्सस अगर इफ़ेक्टिवली काम करता रहे तो हमारा जो ऑपरेशन है और यह जो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान का इन्होंने जिक्र किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस नेक्सस के हवाले से मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये टेररिज्म हम सब के लिए ख़तरा है। इसके लिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, किसी भी फ्री को इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। टेररिज्म एक नेशनल थ्रेट है, इसको एक नेशनल यूनिटी के साथ हमें इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। हमें इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करने चाहिए कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। ये एक नेशनल कंसेंसस, अब देखें माजी में जब कभी हमें सक्सेस मिली है उस वक्त मिली है जिस वक्त हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्सेस सारी इकट्ठी हुई हैं। आप स्वात का ऑपरेशन देख लें, साउथ वज़ीरिस्तान का, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का देख लें, ऑपरेशन ज़रब्याज़ आपके सामने एक मिसाल है। उस वक्त इस्लामाबाद में एक धरना हो रहा था, वो धरना ख़त्म किया, सब ने हाथ मिलाया, नेशनल एक्शन प्लान हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि भी हमने जो गैर मामूली तौर पे कामयाबी हासिल की ऑपरेशन ज़रब्याज़ में, और उसके बाद उसी के नतीजे हमने देखा था कि 2020 तक 2019 तक टेररिज्म 2004 की सतह पर चला गया था। फिर 2020 से ये ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता जो है ना वो बहुत ही आगे चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हमारी काउंटर टेररिज्म की जो भी चीज़ हो वो हमारी पॉलिटिक्स, पॉइंट स्कोरिंग इससे हट के होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। सरदार फैज़ान ने हमें ज्वाइन किया है, मेरे पेशावर से, हमारे M न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। वेलकम टू द शो। क्या हालात हैं सरदार साहब पेशावर के अंदर? PTI के ऊपर सवाल आपसे करना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने, सुहेल आफरीदी साहब ने कुछ इशारा दिया कि ऑपरेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं है सूबे के अंदर, और आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारा दिया, बल्कि उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन तो होगा। सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुन ली और ऑपरेशन होगा, तो ये भी DGISPR ने कह दिया। इससे पहले जो है तिरा की बात की जा रही है कि तिरा में एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, और उसमें जितने भी कबायली अमायदीन हैं तिरा के, वहां के लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक बाकायदा तौर पे एक मुआहदा किया है, और वो एग्री हुए हैं वहां के लोग। और ये तारीख जो है वो 10 रखी गई है कि 10 तारीख से लोग नकल मकानी शुरू करेंगे, 26 तारीख तक ये नकल मकानी होगी।
लेकिन आप देखें, यहाँ पे मुझे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समझ में नहीं आती, और सीएम जो केपी के हैं सुहेल अफरीदी, उनकी इस चीज की समझ नहीं आ रही कि 10 तारीख को उनके अपने जिले में जहाँ जहाँ के वो रिहायशी हैं उनके जिले में ऑपरेशन होने जा रहा है, और फैसला भी हो चुका है, और वो 9 तारीख को उन्होंने फैसला किया है, एक प्लान बनाया है कराची जाने का। 3 दिन के लिए वो कराची जा रहे हैं। अगर ऑपरेशन की आप लोग मुखालफत करते हैं, बयानात देते हैं, इसको तो मैं एक सियासी बयान कहूंगा। अगर आप लोग ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं तो हल भी दें। अगर हल आपके पास नहीं है तो फिर आप मुखालफत किस तरीके से कर रहे हैं? साथ ही ना सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं, उसको प्रोपेगेट भी कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्डिंग भी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो ऑपरेशन की मुखालफत के लिए हल भी देना चाहिए। इनको पहले तो ये करना चाहिए, अगर आप लोग ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, आप अदालतों का रास्ता इख्तियार करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, वहां पे रेड करें। हो सकता है अदालतें जो हैं इस पर स्टे दे दें, और ये ऑपरेशन को कुछ अरसे के लिए डिले किया जाए। साथ ही अगर आप लोगों को पता है कि 10 तारीख से वहां पे नकल मकानी शुरू होनी है, तो आपको वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए था, एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी अपने सूबे में, जिसे आप लोगों ने गुज़िश्ता दिनों एक अमन जरगा बुलाया था। इसी तरह वफाकी एक एपेक्स कमेटी है, उसको बुलाना चाहिए था, दावत देनी चाहिए थी, मरकज के लोगों को बुलाना चाहिए था, मिलिट्री के लोगों को बुलाना चाहिए था, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, मरकजी कायदीन को बुला के इन तमाम चीजों को आप लोगों को एक अपना प्लान देना चाहिए इनको था। इनको चार्ज लेना चाहिए था, सीएम केपीके को चार्ज लेना चाहिए था, सामने आना चाहिए था कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आपने बड़ा दुरुस्त सिमत में पॉइंट आउट किया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। सरदार साहब आते हैं, दोबारा इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक। सरदार फैज़ान, ये बताइएगा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये आपने बड़ी अहम तरफ इशारा किया। सीएम केपीके को डेफिनेटली एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस चार्ज भी लेना चाहिए, सामने भी आना चाहिए। उनकी कॉल के मुताबिक उन्होंने 9 तारीख को कराची जाना है। 10 को आपने इन्फॉर्मेशन दी। जाहिर है किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले इलाके को खाली कराया जाता है, कोलैटरल डैमेज ना हो, बड़ा ज़रूरी है ये काम। और कंसेंसस नज़र आ रहा है इलाके के लोगों का, यानी कि लोकल्स का, पाक आर्मी के साथ। तो उसके ऊपर हुकूमत का इन लाइन ना होना एक बड़ी गलत तरफ इशारा कर रहा है। अपनी बात को कंटिन्यू करें और ज़रा हमें कुछ इंसाइट दें इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कन्फ्यूजन नेशनल लेवल के ऊपर तो पीटीआई की सियासत में नज़र आ ही रही थी कि मफामत की तरफ जाना है या मज़ामत की तरफ। अब सूबे के अंदर भी जो हालात हैं वो ज़ाहिर है इतना बड़ा ऑपरेशन होने लगा है, और एक बड़ा क्लियर इशारा भी दिया और बड़ी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की तरफ भी पूरा बयानिया बताया फ़ौज का DGISPR ने। इस पूरे तनाजुर के अंदर सीएम केपीके का इनकी ये रविश जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाजरीन के लिए। अच्छा देखें, अगर आपके जिस्म में कैंसर हो जाए किसी के जिस्म में, या तो वो उस चीज को ट्रीट किया जाता है, उस चीज का ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, एक हल होता है हर चीज का। हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, एक ऑपरेशन होने जा रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो तिरा में इस टाइम पे नागुज़ीर हो चुका है। उसका हल जो है इस नासूर को खत्म करना है। अगर एक उंगली में आपका कोई दर्द उठ जाए तो उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब तिरा में ये सिचुएशन बन गई है। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि मतलब अगर ये ऑपरेशन, इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, तो उन ऑपरेशनों का क्या हल निकला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात की जाती है वजीरिस्तान के ऑपरेशन की, वजीरिस्तान में अब भी तालिबान है, लेकिन उस तरीके से कंट्रोल नहीं है। अगर हम स्वात का ऑपरेशन की यहाँ के पे बात की जाती है, ऑपरेशन राय हक की 2008 में कि जो ANP की हुकूमत ने किया था यहाँ पे, उसका कहा जाता है कि, लेकिन आप स्वाद देखें, वहां पे टूरिज्म है, इस टाइम पे लोग जाते हैं। अभी सर्दियों के मौसम में आपने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे देखी होगी, टूरिज्म वहां पे ओपन है। तो यहाँ पे तिरा में अभी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ पे ये इस टाइम पे ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है, और वहां के इलाके के लोगों को भी पता है। इस वजह से उन्होंने इस पे आमादगी जाहिर की है कि मतलब यहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। अगर वहां पे इलाके के लोग
इस ऑपरेशन को ना समझते कि यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इलाके के लोग तंग हैं। फैजान, पीटीआई फिर ये बात क्यों करती है कि फैजान, सॉरी मैं आपको बीच में मैंने रोका है, ये बताएं फिर पीटीआई ये बात क्यों करती है कि जो इलाके के लोकल्स हैं वो इस हक में नहीं है और वो ऑन बोर्ड नहीं है? ये तो ऑन बोर्ड है। जी बिल्कुल, इस पे बाकायदा तौर पे उनके इलाके के जो अमायदीन थे उनके साथ बाकायदा तौर पे मीटिंग्स हुई थी। मीटिंग्स में उन्होंने आमादगी जाहिर की थी, जिसके बाद एक शेड्यूल जारी किया गया था कि 10 तारीख से ये जो है नकल मकानी शुरू करेंगे, 26 तारीख तक इनकी नकल मकानी होगी, 1.5 से 2 महीने तक का ये ऑपरेशन होगा और उसके बाद जो है उनको वापस सेटल किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ऑलरेडी उनके साथ तय हो चुकी हैं। और ये जितनी भी ये बातें की जा रही हैं, तो ये आप इस टाइम पे देखें, तिराज से, अफगानिस्तान से तिरा में लोग दाखिल होते हैं, यहाँ से वो लोग जो है वो पेशावर में और मुख्तलिफ जगहों पे दहशत गर्दी कर रहे हैं। अगर ये ऑपरेशन इस टाइम पे ना किया गया तो हमें जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल अफगानिस्तान है, ये तमाम लोग जो हैं ये इस टाइम पे केपी को खोखला कर रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि ये जो इस टाइम पे ये ऑपरेशन की जो बात की जा रही है, अगर ये ऑपरेशन इस टाइम पे ना किया गया तो ये केपीके को और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान देगी। और ये जो अगर हमारे वजीर आला इस चीज पे एग्री थे और इस चीज की मुखालफत कर रहे थे, तो इन दिनों में उनको अपने जिले में होना चाहिए था, ना कि उनको कराची जाना चाहिए था। उनको यहाँ पे बैठ के इन चीजों को हैंडल करना चाहिए था। और उन्होंने 9 तारीख जो है वो दे दी है कराची जाने की। अब देखते हैं कि हमारे वजीर आला इस पे क्या बयान देते हैं और क्या स्टैंड लेते हैं। या वो अपने कराची जाने को डिले करते हैं या वो कराची जाते हैं। तो अगर वो कराची जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये सियासी बयान दे रहे हैं और अपने जो और वो चीज़ें इन टाइम उनके बयान पर डिपेंड करती हैं, खुल के सामने आएंगी। हमारे साथ रहें फैज़ान। खान साहब, आपने हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ की सुनी, सारी बड़ी तफसील दी इन्होंने, क्या कहेंगे आप? ये सिचुएशन, अवाम तो ऑन बोर्ड है, ऑपरेशन के लिए तैयार हैं लोग। देखिए, मैंने पहले जैसे इशारा किया था कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिक्स की जाती है। और ये एक बड़ा जो बुनियादी नुक्ता है वो मैं वाज़े करना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उसका जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ये हमें करना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ी बारीक फ़र्क है, ये लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, ये काउंटर टेररिज्म है। और काउंटर टेररिज्म बहरहाल जो है ना वो सेंटर नहीं करना है, उसमें फोर फ्रंट पे जो है ना वो जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है वो पाक फ़ौज है, तो वो उसने करना है। वो आपकी पुलिस कर ही नहीं सकती, क्योंकि पुलिस इक्विप्ड नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है, ना ट्रेंड है, वो बॉल गेम फर्क है। वो सीटीडी आप थोड़े बहुत ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर एक इलाका वो पूरी उस पर अपनी रेड कायम कर लेते हैं तो वहाँ पे फौज ही जाती है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के ही दौर में एक बड़ी उम्दा मिसाल इसी साल कायम हुई 2025 में कि बाजोड़ में कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे टेररिस्ट ने होल्ड कर लिया था। वहाँ पे से लोगों को इनका इनखला हुआ, रीलोकेशन हुई और पुरअमन तरीके से हुई। उसने लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, मुकामी लोगों का। इसी वजह से अब तिरा के लोग भी इस बात पे आमादा हुए हैं कि ठीक है जी, हम जो है ना वो इस पे आमादा हैं कि आप लोग ऑपरेशन कर लें, हमें अमन चाहिए। और वो उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से वहाँ पे लोग आए, उनको कंपनसेट भी किया गया, उनकी रीलोकेशन सारी की सारी जो है ना वो गवर्नमेंट ने की। और गवर्नमेंट ऑफ केपी ने असल में तो पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ केपी ने दिया था। मुझे नहीं पता कि एक तरफ वो पैसा भी उन्होंने वहाँ दिया, दूसरी तरफ ये पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो इंटरनेशनली हमारे नैरेटिव ख़राब कर रहे हैं। जो कोलेटरल डैमेज के हवाले से बड़ा मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया, एक और दूसरा कुत्तों के हवाले से जो बयान उन्होंने दिया वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म के बयान थे। ऐसे बयान ना दें। जो सबसे बड़ी बात है जो केपी की गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि ये टेररिस्ट किसी के भी सज्जन नहीं है, ना ये पीटीआई के सज्जन है ना किसी और के सज्जन है, ये पूरी कौम के लिए मसला है। और उनके नैरेटिव में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जमहूरियत है। जो भी मतलब आप कह लें कि वो हमारे जमहूरी निज़ाम को ही तो टारगेट कर रहे हैं ना, एक अपनी तरफ से शरीयत नाफज करने के लिए। तो ये आपके लिए भी ख़तरा है, इसको समझें, इस पर पॉलिटिक्स ना करें। मेरा ख्याल है कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपना दौरा कैंसिल करके इस ऑपरेशन को लीड करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का मसला है ना। अब अगर तीरा और करते करते अगर जो है ना वो बिल्कुल पेशावर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस माजी में एक दौर था वह मंगलवार का राज चलता था। अभी भी तीरा में जो सबसे बड़ा मसला IMP से है ना, इत्तेहादुल मुजाहिदीन, और उसका मेन कंपोनेंट तीरा में लश्कर इस्लाम है।
वो आप कह लें किसी दौर में पेशावर में उसकी पर्चियां चलती होती थी बत्ते की, और वो लोगों के फैसले किया करता था। क्या आप केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी रेट को चैलेंज करवाना चाहते हैं? नेट लूजर कौन होगा? नेट लूजर तो केपी के अवाम हो गए। मेरा भी केपी से तल्लक है। मेरा चीफ मिनिस्टर इस तरह की अगर बातें करेगा तो वो मैं खुद बड़ा उससे मायूस होऊंगा कि आपको मेरी अवाम, मेरे लोगों की फिक्र नहीं है, आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग की है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। उनको आगे आना चाहिए और इसको ऑन करना चाहिए। मैंने कहा है ना कि ये काउंटर टेररिज्म हमारा कौमी मसला है, इसमें पॉलिटिक्स ना करें प्लीज। इस पे पॉलिटिक्स ना करें। फैजान ये बताएं कि एक कुछ और अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है केपी गवर्नमेंट की तरफ से, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि तासुर दिया जा रहा है, गलत तासुर दिया जा रहा है कि पाक आर्मी जो है वो खुदा न खास्ता इंटरेस्टेड है कुछ वहाँ के मिनरल्स में, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ उनका ध्यान है। तो उन्होंने कहा हमको बेलचे लेके तो वहाँ पे जा नहीं रहे, और अगर दहशतगर्दों से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बात करेंगे उनसे, या हम जिस काम के लिए ट्रेंड हैं यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इन दो चीज़ों के ऊपर आप ज़ाहिर है वहाँ मूव करते हैं, सूबे के अंदर अवामी राय जो है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लोग क्या सोचते हैं इन दो चीज़ों के बारे में? इस प्रोपेगेंडा का कितना असर है अवाम पे, केपीके की अवाम पे, बताएं ज़रा। देखें जिसको तकलीफ होती है ना वो ही जानता है। अगर आप को बुखार है, आपके सर में दर्द है, तो वो तकलीफ सिर्फ आप ही जानते हैं और आप ही अगले को बयान कर सकते हैं। और वहां के जो अब जैसे तिरा की अगर आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, तो ये तकलीफ जो है ना पेशावर के लोगों को पता है, ये तकलीफ ना इस्लामाबाद के लोगों को पता है, ना ये तकलीफ पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है। ये तकलीफ जो है वो तिरा के लोग इस टाइम पे झेल रहे हैं, और इसी वजह से वहाँ के जो अमायदीन हैं उन्होंने ये एमओयू जो है वो साइन किया है कि हमने यहाँ से नकल मकानी करनी है और ये जगह जो है वो साफ करनी है, जो कि बहुत एक बड़ा मुश्किल काम है मिनरल जो है अपना घर छोड़ना। 2 महीने में कौन से मिनरल्स जो हैं वो आर्मी वहां की कब्जा कर लेगी, वहां के मिनरल्स जो हैं वो अपने पास रख लेगी। ऐसे कौन से मिनरल्स जो हैं वो जो 2 महीने में वो वहां से निकाल लेंगे, वहां पे जमा कर लेंगे अपने पास? ये भी पहले बताना चाहिए ना कि 2 महीने के अंदर आर्मी वहां पे क्या कर लेगी। 2 महीने में सिर्फ वो वहां पे ऑपरेशन करेगी, वहां पे लोगों को 2 महीने का टाइम दिया गया है। 2 महीने बाद ये लोग दोबारा जो है अपने इलाकों में सेटल किए जाएंगे। तो 2 महीने में ये कैसे ही प्रोपेगेंडे की बात है कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहां पे मिनरल्स हैं। मिनरल जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, तो पूरे पाकिस्तान में क्या आर्मी ऑपरेशन करने जा रही है? लेकिन जिस जगह पे मसला है सिर्फ उसी जगह पे ऑपरेशन अभी होने जा रहा है। और सिर्फ ये तिरा का मसला नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑपरेशन की काफी जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है। खान साहब आप कमेंट करें इसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ना टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बात हमें समझानी चाहिए कि ये जो है वो उस तरह के ऑपरेशन नहीं होंगे जिस तरह के माजी में हुआ करते थे, जैसे सवात पूरे के पूरे में ऑपरेशन या नॉर्थ वज़ीरिस्तान पूरे में या बाजोड़ में ऑपरेशन। ये टारगेटेड, जैसे तिरा एक छोटा सा इलाका है, अब पूरी खैबर एजेंसी में कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। इस तरह से टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, और वो जितनी तेज़ी से रिहेबिलिटेशन ये बाजोड़ में हुई है उतनी तेज़ी से यहाँ भी हो जाएगी। इतना बड़ा मसला नहीं है। और मेरा ख्याल है कि लोगों को अगर आप टेररिज्म से निजात दिलाते हैं तो ये तो एक कौमी खिदमत है। इस पे आई डोंट नो कि पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है। फैजान ये बताएं कि एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जनरल बाजवा को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने क्लियर किया कि कौम का एक ही बाप है, वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौम के बाप थे, फादर ऑफ द नेशन थे, और उसके अलावा कोई और कौम का बाप नहीं है। और ये कन्वीनियंटली उन्होंने जब पावर थी तो ये डिक्लेयर कर दिया, और जब पावर से निकले तो ये कहा कि मेरे तो हाथ बंधे हुए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। उन्होंने इशारा ये किया कि वो इतने एम्पावर्ड थे कि उस टाइम पे फादर ऑफ द नेशन का टाइटल उन्होंने एक जनरल साहब को दे दिया। तो इसके ऊपर कुछ कमेंट करें, कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को आप? देखें, हम सिर्फ खान साहब के सिर्फ इस बयान को नहीं, हम उनके और बहुत सारे बयान उठा के देखें जो उन्होंने यू टर्न लिए थे। तो हम जो उनके बहुत सारे बयानात ऐसे पढ़े हुए हैं कि वो पहले एक बात करते थे, फिर टाइम के साथ जो है वो दूसरी बात करते थे। तो इसीलिए यू टर्न जो है वो खान साहब ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लिए हैं। अपने पावर में जब वो वजीर आजम थे उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे यू टर्न लिए हैं।
अभी जो अब बात की जा रही है ऑपरेशन की, अब देखना यह है कि क्या सुहेल अफरीदी साहब इस पे यू टर्न लेते हैं, क्या अपनी लीडरशिप के पीछे वो जाते हैं या नहीं, जैसे पहले वो यू टर्न लेते थे। तो अब जैसा कि अभी चौधरी साहब ने कहा भी कि देखना यह है कि क्या सुहेल अफरीदी जो है अपने कराची का विजिट जो है वो कैंसिल करते हैं या नहीं करते। बकार ये है कि वो अभी यहाँ पे बैठ के इस ऑपरेशन को लीड करें, जैसे कि उन्होंने बाजोड़ के ऑपरेशन की मिसाल भी दी कि बाजोड़ में जितने जल्दी लोग जो हैं वापस सेटल्ड हुए, इसी तरह दोबारा तिरा में भी लोगों को सेटल करने का पूरा एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तहरीक इंसाफ कहती है कि एग्रीमेंट होने चाहिए, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले हम देखें तो 2003-4 में पहली मर्तबा बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत का क्या रिजल्ट निकला था? कोई रिजल्ट नहीं निकला था, उल्टा उन्होंने अपने हाथ पांव जो हैं वो फैलाना शुरू कर दिए थे। फिर 2008 में मियां इफ्तिखार, बशीर अहमद बिलोर, इन्होंने जाके स्वात में ऑपरेशन किए, तो उसका क्या रिजल्ट निकला था? वो स्वात से निकल के दहशतगर्द जो हैं वो धीर तक पहुंच गए, बुनीर तक पहुंच गए, स्वाबी तक पहुंच गए, पिशावर तक, मर्दान तक पहुंचने लग गए थे। उसके बाद ऑपरेशन जो है वो किया गया। तो अभी भी यही खतरा जो है वो महसूस किया जा रहा है कि अगर तिरा में इस टाइम पे ऑपरेशन ना किया गया तो वो सिर्फ अभी एक वादी है छोटी सी, वहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर इस टाइम पे ये ऑपरेशन ना किया गया तो ये लोग जो हैं वो मजीद फैल सकते हैं, वो पूरे जिला खैबर को अपनी उसके अंदर ले सकते हैं, अपनी तहवील में ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी ऑपरेशन करके इनका यहीं पे जो है वो खात्मा करने का प्लान बनाया गया है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, आपने हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू, ये कंसेंसस के साथ हर पाकिस्तानी को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ऑपरेशन पाकिस्तान की बका के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारी आवाम के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने अगले टॉपिक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपने इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिचुएशन जिसके ऊपर वेनेज़ुएला ज़ाहिर है बड़ा ये टॉपिक इस टाइम पे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को इसने हैरान किया हुआ है कि किस तरह इंटरनेशनल लॉ की एक ब्लेटेंट वायलेशन हुई और अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे हमला कर दिया। हमला इस तरह किया कि उनके प्रेसिडेंट को और उनकी अहलिया को मनशियात के एक फ़रोग़ के इल्ज़ाम के अंदर उनके रिहाइशगाह से उन्होंने अबडक्ट कर लिया और अब फ़िलहाल उनको ट्राई कर रहे हैं एक यूएस कोर्ट के अंदर। इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़ी हलचल मची हुई है और तमाम ममालिक जो हैं इसको बड़ा ज़ोर दे के कंडेम कर रहे हैं, जिसमें रशिया भी, चाइना भी और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी, जिसके ऊपर अगेन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को भी धमकी दे डाली, मैक्सिको को धमकी दे दी, क्यूबा के बारे में भी स्टेटमेंट दी और ईरान की सिचुएशन तो हम सबके सामने है ही, वो रीजन से ज़रा आउट है। ज़ाहिर है हम लैटिन अमेरिका की एक मुल्क की बात कर रहे हैं और ईरान, लेकिन धमकी अमेरिका की तरफ से ही आ रही है। इन इश्यूज़ के ऊपर भी बात करते हैं। ख़ान साहब, ये बताएं कि इंटरनेशनल रिस्पांस तो बड़ा कंडेम करने वाला आ रहा है और बड़ा सीरियस एक्सेप्शन ले रहे हैं तमाम दुनिया की ताकतें बशमूल चाइना और रशिया। ये अमेरिका क्या सिग्नल दे रहा है लैटिन अमेरिका को और बाकी दुनिया को और ईरान को भी? ये क्या सिग्नल दे रहे हैं ये जो इन्होंने ये काम किया? देखिए, जो अमेरिका के अंदर से भी बड़ी इसके हवाले से आवाज़ें उठी हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो क्या नाम है, ज़हरानी, उन्होंने भी इसकी सख्ती से मुखालफत की है। कई कांग्रेसमैन जो ख़ुद रिपब्लिकन पार्टी के हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि किसी जंग की इजाज़त तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। ये सदर ने खुद कैसे ये सारा कुछ कर दिया है, ये इलीगल एक्टिविटी है। ख़ुद अमरीकी कानून के तहत भी इलीगल एक्टिविटी है, आलमी कानून के तहत भी इलीगल एक्टिविटी है। लेकिन इसमें हमें ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक और पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। वो ये है कि जो सदर मादुरो हैं वो अपने अवाम के साथ उनका जो ताल्लुक़ है ना, उसके ऊपर कोई ज़्यादा आप कह लें कि हौसला अफजा चीज़ें नहीं थी। उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे। इलेक्शन की रिगिंग का इल्ज़ाम था। 2018 से
वो इक़्तिदार में थे। 2024 में जो इलेक्शन थे वो भी उनमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई, और इंटरनेशनली बहुत सारे इदारे हैं, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों ने उनकी इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत तस्लीम नहीं किया हुआ था। उसमें अमेरिका भी शामिल था, बरतानिया, यूरोप के कई मुल्क भी शामिल थे। तो वो उस वजह से बहुत सारे आप कह लें कि सवालिया निशान उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि ये जवाज़ बन सकता है, लेकिन ये है कि अब वो देखा ये गया है ना कि वहाँ पे एक मुल्क का सदर अगवा करके दूसरा मुल्क ले गया, लेकिन ना कोई सड़कों पर निकला, ना फ़ौज ने मज़ामत की, ना कोई पुलिस ने की, और ये एक इंटरनल इनवर्ड भी सवाल उठता है। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि अवाम और जो हुक्मरान हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग जो है ना वो जितनी मजबूत होती है, इतना ही हुक्मरान जो है ना वो भी मजबूत होता है। अब मादुरो को पकड़ के ले गए, सड़क पे कोई भी नहीं निकला। ये आपकी बात ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए ये मामला यहाँ रुका नहीं, ये मामला वेनेजुएला तक कन्फाइंड नहीं है। कोलंबिया को धमकी मिल गई, मैक्सिको को धमकी मिल गई, सिमिलर नेचर की धमकी ईरान को भी मिल गई। यानी ईरान की तरफ रजीम चेंज की एक कोशिश, ख्वाहिश और जो एम है इजराइल का और यूएसए का, वो क्लियरली हमें पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लान बी उनके स्पिरिचुअल लीडर जो हैं खामनाई साहब, उनका भी नज़र आता है कि शायद रशिया चले जाएं या कोई और प्लान सामने आ जाए। तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए गए हैं, टिपिकल सुपर पावर टैक्टिक्स हैं, सैंक्शंस लगाएं, फिर इकॉनमी डाउन हो तो इंतशार फैले, फिर लीडरशिप क्रिएट कर दें कोई पैरेलल, या आर्मी के अंदर कू करवा दें और उसके बाद रिजीम चेंज करवा दें। तो ईरान में ये चल रहा है, और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को भी टारगेट पे रखा हुआ है और क्लियरली बता रहे हैं कि तेल के ऊपर नज़र है। तो आपको नहीं लगता कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट वन कंट्री, इनके प्लान ही थोड़े से हेजेमोनिक हैं, डोंट यू थिंक? देखिए ये कोई आज तो हुआ नहीं, अमेरिका की जो है रजीम चेंज की ऑपरेशन जो है ना शुरू से रही हैं। लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं उसमें तो अक्सर अमेरिका जो है ना इस तरह से की इंटरवेंशन करके तो वो करता रहा है। माजी में वो मिलिटरीली भी इंटरवीन करता रहा है। ये पहली दफ़ा है कि पकड़ के अपने मुल्क में लेके गए, अदालत में पेश कर रही है। मुकदमा उन पर 2020 से वैसे उन्होंने दर्ज किया हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, जैसे कोलंबिया को उन्होंने बाकी लोगों ममालिक को भी और ख़ास तौर पर ईरान को भी थ्रेट किया। लेकिन ईरान के हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ ईरानियन एम्बेसी ने ये वाजे कर दिया है कि ये सारी अफवाहें जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो ऐसी किसी जगह पे नहीं है कि वो रूस जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं। वो जहाँ हैं वो हैं। ये एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म भी है, मतलब वो आप कह लें कि एक किस्म का वो डराना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको वेनेजुएला और ईरान के भी बड़े करीबी ताल्लुकात थे। और ये जो सदर थे इन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा बातें की थी और इसराइल के जेनोसाइड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। और इस वक्त जो है ना इसराइल में सबसे ज़्यादा इनके साथ जो कुछ ये बुरा सलूक हुआ उसके ऊपर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ईरान जो है ना वो रेलेवेंट बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका कभी ये डेयर नहीं करेगा कि यहाँ पे अपने फ़ौजी इस तरह भेजे। एक दफ़ा पहले भेजे थे, उसके विजुअल आज का सोशल मीडिया पे ईरानियन ने भी जवाबी तौर पे वो दे दिए हुए हैं। जिस वक्त ज़ाहिर है कंट्रीज़ का फ़र्क होता है, ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पावर जो डिस्पैरिटी है ताकतों के अंदर वो बहुत बड़ी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बताएं कि यहाँ पे तो पाकिस्तान ने मजम्मत कर दी और एक हायर मॉरल ग्राउंड अचीव कर लिया, अपनी तशवीश का इजहार किया और बताया कि ये ठीक नहीं हुआ। अगर ईरान के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अभी रिसेंटली यही सवाल मेरा आपके बाद फैज़ान से भी है कि पाकिस्तान के हक़ में नारे लग गए, बड़े अरसे बाद हमने बड़ी वार्मथ और बड़ी एक टाइज़ के अंदर क्लोजनेस देखी, और अब दोबारा से एक टेस्टिंग टाइम आ रहा है। इजराइल वाली जंग के अंदर तो पाकिस्तान ने क्लियर साइड ले ली। अब अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या पाकिस्तान के लिए कोई साइड चूज़ करना या एक क्लियर स्टांस लेना मुश्किल हो जाएगा, या इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या होगा? देखिए एक तो मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान ने इसकी वेनेजुएला वाले एक्शन की मजम्मत नहीं की, पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की है, ना इस तरफ हुए ना उस तरफ हुए। नहीं, पाकिस्तान ने एक बड़ा वाजे तौर पे ये बिटवीन द लाइन कह दिया है कि इंटरनेशनल लॉ की जो है ना वो वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और वो पाकिस्तान का
पॉइंट बिल्कुल क्रॉस चला गया है कि पाकिस्तान इसके खिलाफ है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी भी बहुत सारी कंपल्शंस हैं जिसको मद्देनज़र रखना है। जहाँ तक ईरान का मामला, देखिए हर मुल्क को सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना होता है, फिर ही कोई उसके साथ खड़ा होता है या उसके आगे पीछे खड़ा होता है। पाकिस्तान की एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को अपने दोस्तों दुश्मनों का बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है। मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ा बिहाइंड द सीन रोल प्ले किया था डिप्लोमेटिकली, और उसको अमेरिका ने एक्नॉलेज भी किया था, और इस दफ़ा भी पाकिस्तान मेरा ख्याल है जो कुछ अगर कोई किरदार होगा तो पाकिस्तान पसे पर्दा ही अदा करेगा, और उसको ईरानियंस ने भी एक्नॉलेज भी करना है। बाकी ये कि इस वक्त अगर देखा जाए ज़ाहिरी तौर पे तो हमारा और ईरान का कोई डिफेंस पैक्ट तो है नहीं है एक दूसरे के साथ, कि भी जैसे हमारे ऊपर इंडिया ने हमला किया तो ज़ाहिर है उस वक्त ईरान हमारी मदद के लिए तो नहीं आ सकता था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई आपस में दिफाई मुआहदा लेकिन एक सपोर्ट तो रही, और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ कि ईरान को, इवन सऊदी अरेबिया को, जो पाकिस्तान ने, आप बेहतर जानते हैं, जो इशारा दिया कि किस तरह नेक्सस है इज़राइल का और यानी मोसाद का और रॉ का, और वो कैसे डिके कर रहा है ईरान को भी और सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को, तो उसका हमें फ़ायदा ही हुआ। तो जाहिर है कि पाकिस्तान चाहेगा कि नेबर भी है, मुस्लिम मुल्क भी है, तो ये ताल्लुक़ जो है ये बेहतर ही रहे। बहरहाल आप अपना कमेंट पूरा कर लीजिए। देखिए पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि ईरान या अफ़गानिस्तान या हमारे इर्द गिर्द किसी भी खित्ते में जो है ना वो जंगी हालात या इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो, इसलिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा कि ऐसा कोई माहौल ईरान में ना बने। ये हमारा बुनियादी जो है ना वो हमारे मफादात इसमें है। दूसरी बात है कि जो बिल्कुल आपने अच्छी तरह से हाईलाइट किया, हम ईरान को काफ़ी हद तक ये बात समझाने में कामयाब हुए हैं कि भाई ये जो इंडिया के साथ आपके तल्लुकात हैं जो हमारे लिए मसला पैदा कर रहे थे, बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव ईरान से ऑपरेट कर रहा था। तो हमने जो है ना वो रफ्ता रफ्ता जो है ना वो उनको ये बात जो है ना वो बावर करवा दी, और काफ़ी हद तक उनको ये बात समझ आ गई कि जितने नेटवर्क पकड़े गए हैं जो इराक के ईरान में थे और वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, उससे उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ गई हैं, और उससे हमें बहरहाल ये एक लेवरेज भी मिला है। और वहाँ की आवाम हमेशा आप देखें कि ईरान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं, मुसलमान भी हैं, कल्चरल एफिनिटी भी है, बॉर्डर क्लोजनेस भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे मुश्तरकात हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ईरान में कभी भी इंस्टेबिलिटी ना आए। थैंक यू खान साहब। फैज़ान प्लीज़ आप अपना कमेंट करें, फिर हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। अच्छा देखें, ये जो वेनेजुएला की बात है, अमेरिकन सदर जो है वो बार बार कहते हैं कि मुझे नोबेल पीस का जो है वो अवार्ड दिया जाए, और पाकिस्तान की और बहुत सारे ममालिक की यह ख्वाहिश भी थी कि उन्हें नोबेल पीस का इनाम जो है वो दिया जाए। ये पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका ने किसी मुल्क की हदूद की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका ने पाकिस्तान की हदूद की भी खिलाफ वर्जी की हुई है, और दूसरे मुल्कों में ऑपरेशन भी जो है वो किए हुए हैं। इस साथ ही हम अगर अफगानिस्तान को देखें, अभी अभी अफगानिस्तान से वो लोग निकल के गए हैं, और अभी जो है उन्होंने ये एक ऐसा एक अटैक किया है जिसकी मिसाल जो है वो अभी तक कहीं पे भी नहीं मिलती, कि किसी मुल्क के हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां के सदर को और उनकी अहलिया को जो है वो गिरफ्तार करके ले जाया जाए। एक प्रॉपर और वे भी होते हैं, लेकिन हमने साथ में ये देखा है कि जैसा कि खान साहब ने भी कहा कि वहां के मुल्क की आवाम जो है वहां पे उनके काफी खिलाफ थी, और काफी हमने वीडियोस भी देखी सोशल मीडिया की। जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया तो वहां की आवाम खुशी मना रही थी, ना कि मतलब उन्होंने कोई इस तरीके से डिनाइड किया। उनकी नायब जो सदर थी, नायब, उन्होंने जो है वो फिर चार्ज ले लिया। इसी तरह अगर हम देखें तो जी, उन्होंने फिर चार्ज भी लिया है। इसी तरह अमेरिका ने उसके बाद साथ ही दुनिया को ये पैगाम भी दिया है कि अब तेल जो है वो बहुत होगा। तो साफ लगता है कि ये जो ऑपरेशन किया गया, ये जो उनको उठा के इसे तुम्हें किडनैपिंग होगा, ये जो किडनैपिंग की गई, ये कोई मंशियात की चीजें नहीं थी, बल्कि बाकायदा तौर पे ये तेल के लिए जो है अमेरिका ने ये एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब। सरदार फैज़ान, प्रोग्राम में आपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए। नाजरीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।